अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर 13 के न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2 है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है। इससे पहले मैं पार्ट 1 इसका लेक्चर डिलीवर कर चुका हूँ न्यूमेरिकल्स का। कैटेगरी वाइज मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी भी हो और पढ़ने में मज़ा भी आए। पेज नंबर 106 पर मौजूद है ये क्वेश्चंस। आज की जो कैटेगरी है 2 होंगी इंशाल्लाह। ये एक कैटेगरी फिर रब करके उसके 2 सवाल हैं, दूसरी कैटेगरी एक और है। इस कैटेगरी को आप नाम देंगे इलेक्ट्रिकल पावर। कैटेगरी 2 होगी इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं या पावर रेटिंग, इलेक्ट्रिकल पावर या पावर रेटिंग, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर। ये कैटेगरी बन गई, सही है। अब इसके तकरीबन 5 क्वेश्चन हैं, ये देखें आप। 13.3 है पहला। अ करंट ऑफ 6 एम्पियर is drawn from a 120 volt line. What power is being developed? How much energy in joule and kilowatt hour if current is drawn steadily for 1 week? सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिस्टिंग करें। पावर रेटिंग का ये एक फार्मूला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये एक फार्मूला है। सही हो गया जनाब। इससे ये होगा कि कुछ आसानी हो जाएगी आपको। करंट होता है एम्पियर में, आई हो गया इसका निशान, सिंबल्स बनाते जाइएगा। आई फॉर करंट। पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज वी होता है, इसका सिंबल वोल्ट में दिया हुआ है। 1 वीक, टाइम को सेकंड बनाना लाजमी है। अब एक हफ्ते में 7 दिन, 7 डेज, और हर दिन में 24 घंटे, और हर घंटे में 60 पहले मिनट होंगे और फिर 60 सेकंड होंगे। तो इस तरह ही हो गया 60 × 60 से 3600। 1 वीक, 7 डेज, 24 आवर्स, 60 × 60 सेकंड्स। ठीक हो गया। ये सेकंड्स में आ गया जवाब। अब रिक्वायर्ड है पावर रेटिंग के कितनी पावर इस्तेमाल हुई इस काम में और कितनी एनर्जी, जूल और kWh, किलोवाट आवर। अभी कन्वर्जन सिखा दूंगा मैं आपको इंशाल्लाह। पावर रेटिंग होती है VI। पुट एंड गेट का सवाल हो गया 120 × 6 720। तो ये तो आंसर 1 आ गया पार्ट 1 का। आप लोग वर्टिकल कीजिएगा, ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरह एक लाइन में स्टेप्स नहीं कीजिएगा क्योंकि मुझे कम जगह पे ज़्यादा क्वेश्चन समझाने होते हैं, इसलिए मैं यूँ करता हूँ। आप वर्टिकल की आदत बनाएं, बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर भी अच्छे और साफ़ सुथरा काम। एनर्जी एक्सपेंडेड यानी कितनी खर्ची हुई एनर्जी इलेक्ट्रिकल, E = PT यानी P आएगा तो E आएगा। P जो आया हुआ है 720 वो रख दें, और टाइम आपने जो ये कन्वर्ट करके निकाला है 604 ये रख दें। तो ये आ गया जूल में। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि ओरिजिनल एक्चुअल एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, आएगी जूल में। लेकिन अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एक यूनिट्स होते हैं, उसको कहते हैं कमर्शियल यूनिट, वो होते हैं kWh। इस कन्वर्जन के रिलेशन को याद करें। लिस्ट बनाते रहे, बॉक्स जो है ना लिस्ट बन रही है रेड बॉक्स में। 1 किलोवाट आवर में 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल होते हैं। 1 किलोवाट आवर, इसको आप यूँ करते हैं 1 किलोवाट × 1 आवर। समझ में आ गया। अब किलो का मतलब 1000 होता है, आवर का मतलब 3600 होता है। अभी बताया था, मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिएगा क्या हुआ। ये आ जाएगी वैल्यू 3.6 एक्सपोनेंट 6। याद भी कर सकते हैं, टेक्निक भी बता दी। किलोवाट आवर को स्प्लिट कर दें किलोवाट और आवर में तो आपके पास जवाब आ जाएगा 3.6 एक्सपोनेंट 6। अब वाट होता है जूल अपॉन सेकंड के बराबर, और टाइम को किया सेकंड तो सेकंड कट गया। तो देखें किलोवाट आवर का जूल से रिलेशन आ गया। ये देखें, अंडरस्टैंडिंग टेक्स टाइम और स्टडी। तो ये आपका डिवाइड करके, क्योंकि जूल से आप किलोवाट आवर जाएँ तो डिवाइड होगा हमेशा।
तो डिवाइड करा तो जवाब आ गया आपका किलोवाट आवर में। अच्छा, कुछ टीचर इसको यूँ भी लिखते हैं, तो आप ये मत समझिएगा मिस प्रिंटिंग है, दो तरीके हैं, किलोवाट आवर WT लिख दिया या किलोवाट आवर KWH लिख दिया, दोनों तरीके हैं। सही है, ये हो गया आपका आंसर बी। अच्छा, ये MCQs स्टाइल है। अच्छा, ये सवाल तो काम का है ज़्यादा, ये सिर्फ MCQs के लिए देख लीजिए जल्दी से, इसीलिए कोने खुदरे में किया है मैंने। एक ड्रिल है जो इलेक्ट्रिक ड्रिल होती है, 400 वाट उसकी पावर रेटिंग है और उसको 240 वोल्ट की सप्लाई से चला रहे हैं, तो बताएं कितना करंट खाएगी। कितना बच्चों वाला सवाल, P = VI, I = P/V, ख़त्म। फिर भी कर लें, पावर रेटिंग वाट में, सप्लाई या वोल्टेज 240 वोल्ट में, करंट ड्रॉन I, पावर रेटिंग I हो गई P/V, पुट एंड गेट, करंट आएगा एम्पेयर में। यूनिट्स की लिस्ट बना लें, एनर्जी ओरिजिनल जूल में, देन कमर्शियल यूनिट्स, ये कमर्शियल यूनिट्स हैं, ठीक है। कमर्शियल यूनिट्स वो होते हैं जिससे हमारा बिजली का बिल नहीं बनता, यूटिलिटी बिल, उसको कहते हैं KWH। करंट एम्पेयर में होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में होगा, टाइम सेकंड में होगा। यूनिट्स की लिस्ट बन गई। अगले सवाल पे आ जाए, ये भी हल्का सवाल है। करंट ड्रॉ हो रहा है 5 एम्पेयर और 30 सेकंड्स के लिए और 600 जूल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। कोई बैटरी है जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम जानते हैं कि जो बैटरी होती है अल्कलाइन हो तो उसके अंदर कोई केमिकल काम कर रहा होता है, तो वो अपनी एनर्जी देता है इलेक्ट्रिकल, तो चीज़ें चलती हैं, यानी करंट और DC सप्लाई करंट देता है वो। तो चाहे वो घड़ी चल रही हो, आपका मोबाइल चल रहा हो, बैटरी होती है वो DC करंट देती है। तो अब EMF ऑफ द बैटरी पूछ रहा है और इलेक्ट्रिकल पावर पूछ रहा है, सही है। करंट हो गया I, सेकंड्स में हो गया टाइम, जूल में हो गई एनर्जी। यहाँ पे एक चीज़ समझने की आ रही है कि एनर्जी ही वर्क होती है, क्योंकि एनर्जी इज़ द फॉर्म ऑफ वर्क। क्योंकि यहाँ पे देखें एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हम इसको वर्क के तौर पे डील करेंगे ताकि हम फार्मूला लगा सकें आगे, सही है। ये एक बारीकी। EMF ऑफ द बैटरी, अच्छा EMF बैटरी की ताकत को या बैटरी की रेटिंग को कहते हैं। जैसे कहते हैं 12 वोल्ट की बैटरी है मेरे पास, या गाड़ी में लगी हुई है इतनी वोल्ट की, या मोबाइल में, या किसी इमरजेंसी लाइट में, या घड़ी में होती है 1.5 वोल्ट की बैटरी। तो ये EMF जो है ना, उसका निशान तो ये होता है, लेकिन इसके यूनिट्स वोल्ट्स ही में होते हैं। अभी अगली कैटेगरी इसी EMF की आएगी, उसमें थोड़ा और इंशाल्लाह समझा दूंगा। EMF और वोल्टेज यूनिट्स तो एक हैं, लेकिन थोड़ा बारीकी का फ़र्क है दोनों में। तो यहाँ पे EMF पूछ रहा है, E इलेक्ट्रिकल पावर, P। अब यहाँ पे E = PT मैंने नहीं लिखा, ये वाला जो है, क्योंकि EMF का निशान ही है। अगर आपको मैं यहाँ E लिख दूँ तो कन्फ्यूजन आ सकती है कि भाई ये वाला E और फिर आगे चल के ये वाला E, ये तो खिचड़ी बन गई। तो इसलिए जो है एनर्जी एज वर्क लिखकर मैंने इसको सॉल्व किया ताकि कन्फ्यूजन ना आए। तो P हो गया VI के बराबर, पीछे वाला फॉर्मूला ये रहा, पुट एंड गेट का सवाल बन गया। अच्छा, ये यहाँ पे EMF V के बराबर है, तो V को हम ले लेंगे E, तो ये E = W/IT हो जाएगा। जो अभी बताया था ना, EMF पोटेंशियल डिफरेंस की एक किसी में, यानी वोल्टेज की, तो V को E ले लिया, तो यहाँ पे E हो गया, तो W/IT आ गया। अब W की वैल्यू वर्क की या एनर्जी की रखें यहाँ से, 5 × 30 करंट और टाइम का वैल्यू रखी और सॉल्व किया, तो कट कटा के 15 4 आ गया EMF। देखिए वोल्ट्स में आया ना EMF द बैटरी। ए पार्ट हो गया। पावर, ये तो बचपन से पढ़े, पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। अभी बताया कि W क्यों लिया मैंने, ताकि वो E हमारा EMF से मिक्स ना हो जाए, 2 E हो जाएंगे। अब इसमें भी कैंसिल करें, वरना कैलकुलेटर चला जाएगा। मैं कैंसिल करता हूँ, कैलकुलेटर कम चलाता हूँ, आप लोग अपने कैलकुलेटर चला। 3 1 3 2 20 वाट आ गया इलेक्ट्रिकल पावर अवेलेबल। अच्छा, ये है क्वेश्चन ऑफ द कैटेगरी। ये इस कैटेगरी का सबसे अच्छा और सबसे ज़ोरदार न्यूमेरिकल है, इसको गौर से देखिएगा। इम्पॉर्टेंट का निशान भी लगा दिया, ठीक है। एक वाटर हीटर है, होता है घरों में पानी गर्म करने के लिए, या चाय वाय कॉफ़ी वॉफ़ी के पानी गर्म करने के लिए। कह रहे हैं 1 किलोग्राम वाटर वो डिलीवर कर रहा है 1 मिनट में। वाटर उसको हम इनपुट दे रहे हैं, ठंडा पानी उसमें डाल रहे हैं 20 डिग्री पर, और उसमें ख्वाहिश है, किसी की डिज़ायर है कि 80 डिग्री पर तकरीबन गर्म पानी निकले बाहर। तो बताएं कि उसके अंदर जो फिलामेंट हो, क्योंकि फिलामेंट गर्म करेगा ना, जादू से तो नहीं गर्म होगा, तो उसके अंदर जो फिलामेंट है उसकी रेजिस्टेंस क्या हो अगर लाइन वोल्टेज 220 वोल्ट पर वो हीटर चलता हो।
अब ये क्वेश्चन चैप्टर 11 और 13 का मिक्सचर क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि पानी गर्म होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो एक टॉपिक था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ से। और चूंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस और वोल्टेज सप्लाई का जिक्र है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी यहाँ से, यानी कि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा। देखते हैं, 1 किलो पानी गर्म करना है तो 1 kg उसका मास हो गया। 1 मिनट में करना है तो मिनट से सेकंड, अभी बताया सेकंड बनाना ज़रूरी है। इनपुट टेम्परेचर 20 डिग्री दें, आउटपुट 80 पे निकालें, तो ये हो गया आपका T1 और T2। लाइन वोल्टेज जिस पे वो हीटर चल रहा है उसका है 220 वोल्ट, V हो गया। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आप याद करें, क्योंकि पानी इतना कॉमन सब्सटेंस है कि ज़रूरी नहीं है कि ये आपको बोर्ड एग्जाम में दे। मैंने जब मैं आपको चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल्स डिलीवर कर रहा था, मैंने कहा था बाकी स्पेसिफिक हीट बुक के अंदर भी टेबल बना हुआ और इम्तिहान में गिवन होगा, जैसे कॉपर का हो, लेड का हो, एल्युमिनियम का हो, बाकी मटेरियल का वो गिवन करेगा। वाटर इतना कॉमन सब्सटेंस है कि इसकी आपको याद हो 4200 4200। कुछ लोग इस तरह याद कर लेते हैं 420 के आगे एक ज़ीरो, अगर समझ में आ गया। रेजिस्टेंस पूछ रहा है, आर हो गया। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, ये अब आपको सोचना है कैसे लग रहा है यहाँ पे लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्विच ऑन हुआ तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होना शुरू हुई, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, क्लियर। और दूसरी तरफ वो हीटर के अंदर का पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा, यानी हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। और ये कॉमन फिनोमिना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट प्रोड्यूस करती है। जैसे आप स्विच ऑन करें, सेवर का एनर्जी सेवर का बल्ब गर्म होने लग जाएगा, पंखे के मोटर या पंखे के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो गर्म होने लग जाएगा, एंड सो फोर्थ। कोई मशीन है, कुछ भी है, आप देखिएगा कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ई, हीट एनर्जी का ये आया चैप्टर नंबर 11 से, ये चीज़ आई चैप्टर 11 से। रेफ़र करते रहिएगा ताकि अच्छा लगे पढ़ना। ई हो गया PT, पुराना फार्मूला ये रहा, लिस्ट का ना बनाने फ़ायदे में रहेंगे। अच्छा, P होता है V²/R भी। कैसे? जैसे पहले तो मैंने लिखा P = VI, अगर याद हो इस चैप्टर में एक लॉ था ओम्स लॉ, V = IR। लेकिन अब मुझे यहाँ पे I नहीं चाहिए, तो I को हम बदल सकते हैं V/R से। यस और नो? यस। अब V को अगर हम यहाँ रख देंगे इस जगह पे, तो बताएं क्या होगा I की जगह पे, तो V × I था फार्मूला ओरिजिनल, P = VI था ओरिजिनल फार्मूला। अब इसमें ज़रा ये वाला I पुट करें तो क्या मंजर बना, V × V/R। आया जादू, V²/R। तो इसका मतलब है ये भी एक फार्मूला हो गया P का VI के साथ V²/R। और एक और मज़े की बात बताऊं, अगर आप अच्छे पढ़ने वाले हो ही बल्कि माशाल्लाह, तो ये भी एक है, ये उस वक्त काम आता है I²R जब वोल्टेज ना दिया हो, वोल्टेज को बदलना हो, P है ये 3 फार्मूले एक जगह हो गए। ओरिजिनल ये, अगर आपको ओम्स लॉ याद है तो आप I को बदलेंगे ये वाला आ जाएगा, V को बदलेंगे ये वाला आ जाएगा, इस फार्मूले से ओम्स लॉ के, इसको ओम्स लॉ कहते हैं। तो देख रहे हैं आप लोग, 1-2 मिनट ज़्यादा मैं ले लेता हूँ लेकिन समझाने की कोशिश करता हूँ, वरना मैं यूँ कहूँ ये हो गया, आंसर तो आ गया, सॉल्यूशन हो गया, कुछ समझ भी आया, इम्तिहान के लिए तैयारी भी हुई और नंबर अच्छे आ गए, तो पेशेंस चाहिए मुझसे पढ़ने के लिए। तो E की जगह PT की जगह V²/R, फार्मूला मेकिंग करता हूँ मैं हमेशा। R उधर गया तो mc∆T नीचे आ गया। अब सब कुछ वैल्यू में पुट करें, V 220, T 60, मास 1 किलोग्राम, स्पेसिफिक हीट याद करने गई थी 4200, और डेल्टा का मतलब डिफरेंस, तो ये आ गया T2 - T1 से डिफरेंस। आसान बन गया न्यूमेरिकल। बस बारीकी क्या पकड़ी कि दिस इज़ अ मिक्सचर क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 11 and 13 बिकॉज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी बिकॉज ऑफ वोल्टेज एंड करंट। कैलकुलेटर चला लिया, 60 से 60 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गए। आप देखते हो मैं कितना कम कैलकुलेटर, अब सिर्फ आप 484 को 42 से डिवाइड करो, देखो ये आ रहा है कि नहीं आया। दैट इज़ ग्रेट। देखा, दिमाग इस्तेमाल करें ना तो आपका दिमाग खुलेगा माशाल्लाह से, कोशिश करें। 13.21 भी एक अच्छा सवाल है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाला है, प्रैक्टिस में लाइएगा। फिर ये
कह रहे 240 वोल्ट का क्लॉथ ड्रायर है, ड्रायर मशीन होती है, वो 15 एम्पियर पे चल रही है। बताएं कितनी एनर्जी जूल में। और ये बिल्कुल पहले का रिफ्लेक्शन है, जल्दी जल्दी कर ले भाई, ये इसका रिवीजन आ गया पहले का, पहला और आखिरी एक। सिर्फ एक नई चीज़ आ रही, कॉस्ट, जो बिल बनता है हमारे यूटिलिटी बिल, वो कह रहे हैं पैसे का खर्चा कितना आएगा इस क्लॉथ ड्रायर को चलाने में अगर 45 मिनट्स रोज़ाना चलाते हो। तो गौर से देखें, वोल्टेज 240 वी हो गया, करंट 15 एम्पियर खा रही है वो क्लॉथ ड्रायर, आई हो गया, मिनट को सेकंड बनाना सिखाया, मल्टीप्लाई बाई 60 सेकंड हो गया। ये एक चीज़ आई इसमें कि वैसे ये हंसी आपको भी आ रही है, मुझे भी आ रही है, 1.5 रुपये का यूनिट किस ज़माने की बात है, बुक तो चेंज करा दें यार, अब तो 30-35 रुपये का यूनिट है, लेकिन चलें बुक में जो है कर लेते हैं 1.45, यानी एक यूनिट का 1.5 रुपये, बल्कि उससे भी कम, 5 पैसे कम। एनर्जी पूछ रहा है और कॉस्ट पूछ रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अभी बताया था पीटी में पी होता है वीआई, तो ये हो गया आपका, वी की वैल्यू रखी, आई की वैल्यू रखी, टाइम कन्वर्ट करके रखा, जूल में आ गया, जूल को किलोवाट आवर बनाना आ गया बच्चों। ये रिलेशन एक जगह लिस्ट बनाए, फिर ये न्यूमेरिकल्स करें तब अच्छा लगेगा। तो ये रिलेशन दोबारा से काम आ गया, डिवाइड किया, उससे बताया था ना डिवाइड होगा ना, जूल से किलोवाट आवर जाना है, तो डिवाइड करेंगे तो आ गया 2.7 किलोवाट आवर। यहाँ अब आपको एक नॉलेज देता हूँ, अच्छा जाइएगा नहीं भाई, इसके बाद 2 न्यूमेरिकल है कैटेगरी 3 के, तब ख़त्म होगा इंशाल्लाह आज का लेक्चर। किलोवाट आवर जो होता है ना, ये दरअसल वो यूनिट्स होते हैं। अगर आप अपने बिजली के बिल को देखें तो ऊपर लिखा होता है 300 यूनिट या 350 यूनिट या 400 यूनिट या 200 यूनिट या 100 यूनिट्स। ये जो होता है ना, ये यूनिट्स होते हैं। इसलिए कभी आप अपने घर के या दुकान के या जहाँ भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली, वहाँ के मीटर को देखेंगे अगर, तो मीटर का जहाँ पे नंबर्स या वो डायल घूम रहा होता है पहिया, वहाँ पे लिखा होगा KWH, जाके चेक कीजिएगा। लेकिन नॉलेज भी आ रही है, पढ़ाई भी चल रही है, तो इसका अंदर उतने यूनिट्स जो बने उतने हमने किलोवाट आवर उस महीने में बिजली इस्तेमाल करी। दैट मच एनर्जी हैज़ बीन कंज्यूम्ड, दैट इज़ कमर्शियल एनर्जी। अब ये तो मालूमात हो गई, अच्छी समझिएगा ज़िंदगी में। एक आंसर आ गया। अब दूसरा, अच्छा ये नोट कर दें मैं आंसर किस, आंसर 1A, आंसर 1B, क्योंकि उसमें ही 2 पार्ट देंगे, जूल में भी बताया एनर्जी, किलोवाट आवर में भी। अच्छा, अब कॉस्ट निकालने का एक फार्मूला बना लें कि कितना किलोवाट आवर और मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट पर यूनिट, यानी कितना किलोवाट आवर आया 2.7 यानी यूनिट्स आए, और एक यूनिट का कितना रुपया खर्चा है 1.45, मल्टीप्लाई कर दें तो हंसी आ रही है 4 रुपये का बिल, बल्कि उसमें भी 10 पैसे कम है। जाइएगा नहीं भाई, ये 2 न्यूमेरिकल और करना। ये नेक्स्ट कैटेगरी देख लें भाई आज के न्यूमेरिकल्स की, ये कैटेगरी 3 है। कैटेगरी 3 बनाएंगे आप, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सही है, एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सिर्फ EMF भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके 2 फॉर्मूले हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बनाना पड़ेगा, 2 मिनट लूँगा मैं आपका। जो हमारी ज़िंदगियों में बैटरी इस्तेमाल होती है मुख्तलिफ़ जगहों पे, उस बैटरी की जो ताकत होती है, जो उसकी रेटिंग होती है, वो कहलाता है EMF। यानी EMF जो है ये बैटरी की ताकत या रेटिंग है। सही है। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है जो उसके टर्मिनल्स पे मौजूद हो। यानी अगर मैं आपके लिए डायग्राम बना दूं, तो ये जो लोड उठाती है हमारी बैटरी वो R हो गया, और ये जो टर्मिनल्स होते हैं उसके ऊपर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है स्मॉल सी, नेग्लिजिबल वैल्यू की, और ये जो है ना, ये टर्मिनल वोल्टेज होता है। ये लोड होता है, जैसे मिसाल के तौर पे, पहले ये मैं डायग्राम पूरी कर दूं, ये EMF, ये पूरी बैटरी की ताकत यहाँ पे आ गई, सही है, EMF। अब फ़र्ज़ करें, समझाने के लिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपने अपने मोबाइल को चार्ज पे लगाया हुआ है, चार्जर से चार्ज पे लगाया हुआ है,
टर्मिनल्स लगाए हुए हैं चार्जर के या किसी सप्लाई में जो एक्सटर्नल आ रही है आपके घर में या दुकानों में। तो अब ये जो है ना, ये देखें, ये पोटेंशियल जो उसको चार्ज करे और लोड के तौर पे आपका मोबाइल हो गया। क्लियर? ऐसी सूरत में ये होता है कि V जो है ना वो E से बड़ा हो जाता है, क्योंकि चार्ज ख़त्म हुआ हुआ है और मुझे चार्ज करना है। इसको यूँ समझिए, गिलास खाली है और जग से भरना है। तो जो गिलास खाली है ना, बैटरी खाली हो गई, जग से जो भर रहे हैं, इसका मतलब आपके पास बाहर सप्लाई मौजूद है, आप उसको चार्जिंग पे लगा के चार्ज यानी गिलास भरें। अब गिलास भर गया, चार्जर आपने हटा दिया, अब वो गिलास अपना वज़न खुद उठा रहा है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता खाली होता जा रहा है और आपका मोबाइल चलता जा रहा है और उसकी बैटरी ड्रेन होती जा रही है। 70, 60, 50 होते होते लो बैटरी का सिग्नल आ गया। अब जो खुद से बैटरी चल रही है ना, यानी आपने टर्मिनल्स को हटा दिया सप्लाई के, तो इसका मतलब ये हो गया कि बैटरी में ताकत है और दम है, यानी अब लोड उठा रही है आपकी बैटरी। तो ऐसे में आपका E जो है वो V से बड़ा हो जाएगा, यानी ये चार्ज आपकी बैटरी है, यानी आपकी बैटरी चार्ज है और आप उससे कोई चीज़ चला रहे हो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इस बुनियाद पे ये होगा कि अगर तो हम चार्ज करेंगे बैटरी को तो V E से बड़ा हो जाएगा और V = E + IR हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर बैटरी चार्ज है और ख़ुद चल रही है, यानी चीज़ को चला रही है, तो हम कहेंगे इसका E V से बड़ा हो गया, तो E = V + R हो जाएगा, यानी जो चीज़ बड़ी है वो लेफ़्ट पे आ जाएगी ताकि रिज़ल्ट नेगेटिव ना आए। वरना अगर आप इसकी चेकिंग ये होती है कि कभी उल्टा रख दें V और E को, तो आपका माइनस में आंसर आ जाएगा, विच इज़ रॉन्ग। और किस चीज़ का रेजिस्टेंस माइनस में आ गई, लो भाई क्या हो गया, ये करंट माइनस में आ गया, इसका मतलब क्या है, एक्सप्लेन करो, नहीं तो ज़ीरो लो, ये चीज़। सवाल पे आ जाए भाई, दो न्यूमेरिकल है इसके। अ सोर्स ऑफ व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज़ नीडेड। इस सवाल में अल्फाज आसान है, आप समझ जाएंगे। कह रहे कितनी पोटेंशियल डिफरेंस की सोर्स चाहिए जिससे हमें बैटरी को चार्ज करना है। देखिए, टू चार्ज अ बैटरी। लेकिन इस तरह के जो सवाल होंगे ना, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि बैटरी चार्ज है कि नहीं है। इसमें तो देखें, तर्जुमा कर लें, आप इंग्लिश समझते हैं, उर्दू समझते हैं, जो भी ज़बान समझते हैं, वो कहेंगे कि भाई ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि बैटरी को चार्ज करना है। जब करना है चार्ज, तो सर ने लिख दिया कि चार्ज करने वाली बैटरी का V ज़्यादा होता है, यानी कि हमारे जो घरों में बाहर से सप्लाई आ रही है वो ज़्यादा है, यानी जग भरा हुआ है और बैटरी खाली हो गई है या लो हो गई है। 20 वोल्ट की हमें उसको EMF यानी बैटरी ऑफ, ये बैटरी ऑफ जब बताया, बैटरी ऑफ उसकी रेटिंग होती है, इसका निशान EMF का E होता है, यानी ये E दिया हुआ है, ये देखें E आ गया होगा, ये आ गया E20। इंटरनल रेजिस्टेंस, अच्छा ये समझ जो टर्मिनल्स के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, अगर बैटरी का भी देखो उसके टर्मिनल के ऊपर वो चमकीली पट्टी लगी हुई होती है, पन्नी लगी हुई होती है या मेटालिक टेक्सचर होता है, तो उसी के साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, वायर होता है, तो वो कम वैल्यू का होता है। R हमेशा कम वैल्यू का होगा, 1 ओम से छोटा होगा, ये बड़ा नहीं है। और लोड हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि लोड का मतलब है आप उस पर मोबाइल चला रहे हो, बैटरी खुद लोड पे डाल दी, यानी चार्ज पे लगा दी, इमरजेंसी फ़ैन चला रहे हो, UPS चला रहे हो, चीज़ें चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, ये सब बैटरी वो वाली है जो चीज़ें चलाती हैं। घड़ी चल रही है, लेकिन जो चार्जिंग बैटरी हो, अब घड़ी की डिस्पोजेबल बैटरी है वो फेंक देंगे, जो चार्ज होती रहती है वो वाली बैटरी की बात होगी। इंटरनल रेजिस्टेंस का स्मॉल r निशान है, करंट हो गया 70 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड पूछ रहा है। अब अगर ये क्लियर हो गया तो देख रहे कितने छोटा न्यूमेरिकल, लेकिन इसमें सारा दिमाग इस बात में लगेगा बच्चे का, स्टूडेंट का, कि V E से बड़ा है या E V से छोटा है, यानी बैटरी चार्ज है या अनचार्ज है, तो ये ख्याल रखने का था। अगले पे आ जाएं। अब बैटरी ऑफ 24 वोल्ट, बैटरी ऑफ, यही वाली चीज़ देखें काम आ रही है, थ्योरी कॉन्सेप्ट बना है, फिर न्यूमेरिकल्स का अंडरस्टैंडिंग, कितने वोल्ट की बैटरी है, तो इसका मतलब EMF है, सही। इसको 10 ओम के लोड के साथ जोड़ दिया, यानी अब उससे कुछ चलाना है लोड। अच्छा, इस सवाल में एक करेक्शन और पीछे जो मैंने एक करा है उसमें करेक्शन है, करेक्शन कर लें। ये 22 एम्पियर बुक में लिखा हुआ है, ये 2.2 है, और इससे पहले जो मैंने रब करने से पहले लिखा था 13.22 कॉस्ट वाला, जिसमें हम हंस रहे थे आखिर में
तो उसके आंसर 39 रुपीज़ दिखा हुआ, 3.9 रुपीज़ है। उसके आंसर में गलती है, इसके क्वेश्चन की प्रिंटिंग में एक डेसिमल नहीं लगा हुआ है, करेक्शन कर लेते हैं। मैं ये सब भी करा रहा हूँ तो टाइम लगेगा ना बच्चा। अब इसमें दो चीज़ें पूछ रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहा है और टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है। टर्मिनल वोल्टेज याद हो गया, ये वाला जो V होता है ये टर्मिनल वोल्टेज जो है टर्मिनल्स पर हो, और EMF उसकी बैटरी की ताकत, कुव्वत, उसकी टोटल एनर्जी। डेटा बन गया भाई, करेक्शन बता दिए 2.2 है ये। इंटरनल रेजिस्टेंस R, टर्मिनल वोल्टेज V। अच्छा, इसमें टर्मिनल वोल्टेज हम पहले निकालने की पोजीशन में, क्यों? क्योंकि ओम्स लॉ जिंदाबाद। किस तरह? V आ जाएगा अगर हमारे पास ये दोनों और हैं, I और R दोनों हैं। ये देखें I रहा, ये R, पुट एंड गेट हो गया। टर्मिनल वोल्टेज आंसर 2। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होता है कि आंसर 1 पहले निकालें आंसर 2, ये सीक्वेंस इज़ नॉट ऑर्डर्ड। अगर कोई आपको ये बोलते तो मिसगाइड कर रहा है वो टीचर कि 1 पहले निकालना ज़रूरी होता है, नो। अब चार्ज बैटरी है, क्योंकि वो कह रहा है बैटरी पे कोई लोड चल रहा है, यानी बैटरी ऑपरेटिव है, लो नहीं है। तो इसमें आप देखें E=V+IR हो गया। अब इसमें R चाहिए तो ज़रा फार्मूला मेकिंग करें मेरे साथ। V उधर जाके माइनस होगा, I डिवाइड में जाएगा। अब पुट एंड गेट करें। E कितना है? बैटरी की ताकत 24, टर्मिनल वोल्टेज हमने कितना निकाला 22, डिवाइड बाई I, करेक्शन करेगा आपको 2.2, डिवाइड करें, देखा चेकिंग होगी। R की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी। अच्छा, जाने से पहले 2 एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप मेरे साथ A1 ग्रेड बच्चे माशाल्लाह चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा मैं चैप्टर 11 से ही आदत लेके चल रहा हूँ कि जो रिलेटिव कैटेगरीज़ हैं उसके रिलेटिव अगर बुक में अच्छी मेयारी एग्जाम्पल हैं जो बोर्ड के काम में आ सकें तो वो आप नोट डाउन करें। एक पेज नंबर 100 पे मौजूद है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स के लिए कभी काम कर लीजिएगा। एक पेज नंबर 100 पे मौजूद है और एक पेज नंबर जनाब 103 पर मौजूद है, और एग्ज़ाम्पल का नंबर है इसका 13.13 और इसका 13.14। 13.13 इसका है और 13.14 इसका है। इस तरफ लिख दिया कि शायद नज़र ना आ रहा हो, तो ये प्रैक्टिस में लगेगा। 13.13 जो है वो पावर रेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कैटेगरी है, यानी ये कैटेगरी 2 का एग्जाम्पल है, और ये अभी वाले यानी EMF वाले की है। तो होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉइंग द लेक्चर्स। JJC बाई सर जवाद। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सेहत और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मुलाकात होगी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।